हेलो दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका शीर्षक है गांव की माई। ये कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जो पूरे गांव की हमदर्द थी। किसी के भी परिवार में कोई भी उत्सव हो चाहे कोई परेशानी हो, माई के बिना वो पूर्ण नहीं होती थी। माई 100 परेशानियों की एक दवा थी। क्या हुआ जो अंत में माई को ऐसा कदम उठाना पड़ा जिससे सारे गांव आश्चर्यचकित रह गए। आइए सुनते हैं कहानी गांव की माई। गांव में सब चौकीदारिन माई कहते थे उन्हें। सुनते थे कि वहां के नवाब ने उनके पति को अपने इलाके का चौकीदार नियुक्त किया था। लंबी मूछें, विशाल कदकाठी, गठीला शरीर, रौबदार चेहरा। घोड़े पर बैठकर निकलते तो चोर डाकुओं की रूह कांप जाती। अब तो उनको गुजरे अरसा हो गया। चौकीदारिन माई उनकी दूसरी पत्नी और करीब 10 साल छोटी थी। मध्यम कदकाठी, गांव की सादगी भरी वेशभूषा, पैरों में चांदी की मोटी मोटी कड़ियां, गौर वर्ण, ललाट पर चंदन का पीला टीका, चेहरे पर वृद्धावस्था को दस्तक देती झुर्रियां, माथे पर चांदी से चमकते श्वेत केश, पर चाल और आवाज में युवतियों जैसा जोश। कुल मिलाकर यह था चौकीदारिन माई का रूप। वैसे तो वह बेटे बहुओं के पास रह रही थी, लेकिन घर पर वह मुश्किल से ही रुक पाती थी। दाई भी थी तो घरेलू नुस्खों का खजाना, परंपराओं को समझने वाली विशेषज्ञ भी थी। तो गांव भर की महिलाओं के लिए एक सास, सखी सहेली और भरोसेमंद सहायक भी थी। कभी महिलाएं हंसी ठिठोली करती, माई भगवान ने एक साथ सारे गुण आपको ही क्यों दे दिए हैं, हमसे क्या दुश्मनी थी। माई हंसकर रह जाती, अच्छा हुआ मेरी बहना, नहीं तो चकिरघिन्नी हो जाती मेरी तरह। पर जो चाहता है वह सीख जाता है, बिना गुणों के तो इंसान रद्दी कागज से भी बदतर है। गांव के एक रहवासी रामू की मां 5 बच्चों को छोड़कर चल बसी थी। 2 भाई और 2 बहनें उससे छोटी थी। पिताजी बाहर नौकरी करते थे, वह खुद पास ही के शहर में किराए का कमरा लेकर कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। 6 महीने पहले ही मां ने जिद करके उसके हाथ पीले कर दिए थे। अब मां के जाने से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। गृह लक्ष्मी की जिम्मेदारी उसकी पत्नी राधा पर आ गई थी, और वह भी 18 साल की उम्र में। दिन तो किसी तरह निकल जाता, पर जिस दिन वे बाप बेटे बाहर होते, रात में बच्चों को डर लगने लगता था। सबने निश्चय किया कि कुछ दिनों के लिए चौकीदारिन माई को धन्ना के घर सोने के लिए सहमत किया जाए। माई के बेटे बहुओं से पूछा गया तो बोले, वैसे भी सारे दिन गांव में घूमती फिरती हैं, कहीं भी रहे हमारी बला से। दूसरे दिन से ही चौकीदारिन माई उनके परिवार का अंग बन गई थी। शाम को माई के आते ही आस पड़ोस की औरतें, बच्चों आदि का जमघट लग जाता। उनके पति की बहादुरी के किस्से, विपन्नता की घड़ियों में एक दूसरे पर जान देने की बातें, गांव के पंचों द्वारा गांव में ही निपटाए गए बड़े बड़े झगड़ों की कहानियां माई से खूब सुनने को मिल जाती थीं। दिन में तो माई को फुर्सत ही नहीं मिलती थी। कभी किसी को नजला या निमोनिया हो जाता तो माई को ही बुलाया जाता, और माई रोगी को तुलसी, सौंठ, लौंग, काली मिर्च और न जाने किन किन औषधियों का काढ़ा बनवाती। कमरा, बर्तन, कपड़े सब अलग रखवाती। रोगी के कमरे और खाट के चारों पायों पर झूरे बांधती। नीम की पत्तियों को उबालकर उससे ही रोगी के हाथ पैर धुलवाए जाते, और ईश्वर का नाम लेकर झूरों से झाड़ा लगाया जाता। चौकीदारिन माई पूरी तरह समझाकर ही आती, यदा कदा उनकी देखभाल चलती रहती। आज तो सुबह ही सुबह छीतर आ बैठा, माई चलो, आज मेरी बेटी का गौना है, गहने, कपड़े, नेक चार का सारा काम तुम्हारे बताए अनुसार ही होगा। हमने तो लापसी, पूड़ी और दाल का इंतजाम कर लिया है, बाकी तुम जानो, और तुम्हारा काम, वहां से वापस आ जाना। वहां से वापस आई तो घर पर 2-3 औरतें गले की हड्डी ठीक करवाने के लिए अपने शिशुओं को लेकर बहुत देर से इंतजार कर रही थी। सुबह सुबह माई मंदिर अवश्य जाती थी। साल में एक बार मंदिर में कुछ साध्वियों का दल आता। 2-3 दिन वहां प्रवचन होते,
माई उनसे घंटों तक ज्ञान की बातें किया करती थीं। मंदिर में भी कोई न कोई महिला किसी न किसी काम से माई का इंतजार करती मिलती। उस दिन लक्ष्मा कह रही थी, माई क्या करूं, अब तो पति रोज मारपीट करने लगा है। माई गुस्से से लाल हो गईं, बोली, चल मेरे साथ, मैं करती हूं इलाज उसका। माई को देखते ही लक्ष्मा का पति रत्ना सहम गया। वह सीधे रत्ना की आंखों में डालकर बोली, रत्ना, तेरे हाथ पैर ऐंठ रहे हो लड़ने के लिए तो मैं बता दूं नौजवान, देखती हूं कितनी देर तक लड़ता है। इस 1.5 पसली की औरत को मारते हुए तुझे लाज नहीं आती? मर्द है तो बराबरी वाले से लड़। लड़खड़ाती जवान से रत्ना इतना ही कह पाया, माई यह मुझसे जबान लड़ाती है, मैं क्या करूं? तो जबान का जवाब जबान से ही दिया कर। तू काम नहीं करेगा, सारे दिन पड़ा रहेगा तो कुछ तो कहेगी है। अचानक माई ने रत्ना के हाथ में मंदिर से लाया राम झारा रख दिया। कसम खा गंगा मैया की, आगे से इसको नहीं पीटेगा। और उस दिन से लक्ष्मा की समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो गया। गांव में जब तक नर्स बाई नहीं थी तब तक माई ही प्रसव करवाती रहती थी। पर अब माई सबको मना करने लगी थी। कहती थी, मेरे पास ना तो वैसे साधन है ना ही सुविधा जो अस्पताल में होती हैं। यह संयोग था या किस्मत कि यह सब काम अच्छे से हो गया। पर माई द्वारा किए गए सभी प्रसव निरापद हुए। कई किशोर अब भी कभी कोई उपलब्धि मिलने पर दम ठोक कर कहते हैं, आखिर घुट्टी किसकी लगी है, चौकीदारिन माई की। विवाह के अवसर पर माई को 10 दिन पहले ही लोग लेने आ जाते थे। विनायक स्थापना से लेकर गणेश विदाई तक के सारे कार्यक्रम चौकीदारिन माई की देखरेख में ही होते। माई का काम केवल सलाह देना, तरीका समझाना और गलती करने पर कभी कभी मीठी झिड़की देना था। मांगलिक गीतों की लय, बोल और किस अवसर पर कौन सा गाना गाना है जैसी बातों में माई का ही निर्देश चलता था। माई की उपस्थिति ही अपने आप में कार्यक्रम की सफलता का आश्वासन था। कार्यक्रम समाप्त होने पर सम्मान से माई को विदा किया जाता। माई जो लाती बेटे बहुओं में बांट देती। हर शनिवार जब रामू घर आता तो माई से सारे किस्से सुनता। एक दिन उसने पूछा, माई आपके लिए शहर से क्या लाऊं? कुछ नहीं रे। माई ने अपनी लुगड़ी का पल्लू खोला और रुपयों का एक मोटा सा बंडल रामू को पकड़ा दिया। बोली, इनको संभाल कर रख लो, पहले तो मैं बेटे बहुओं को दिया करती थी, पर ये कुछ रुपए हैं मैंने अपने लिए रखे हैं, मैं मांगू तब दे देना। राधा बोली, माई हम आपको एक संदूक और ताला चाबी दे देते हैं, जब चाहो ले लेना, जब चाहो रख देना। रुपए गिनकर माई के सामने ही संदूक में रख दिए गए और चाबी माई को दे दी गई। उधर पड़ोस के ही कृष्णा चौधरी की बेटी का विवाह नजदीक आ गया, सो सुबह सुबह ही वह माई को लेने आ गया। बोला, माई कल से तुम हमारे घर पर रहोगी और गणेश विदाई के बाद ही वापस आओगी। माई कुछ जवाब देती उसके पहले ही उसी समय हरखा बाबा भी अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंच गए। हरखा की पत्नी बोली, माई मैंने तुम्हें मंदिर में 1 महीने पहले ही कह दिया था, कल पोती का ब्याह है, सो साथ चलना होगा। कृष्णा बोला, माई को तो मैं लेके जा रहा हूं। दोनों में तनातनी बढ़ गई, बात हाथापाई तक आ गई। आसपास के लोगों ने जैसे तैसे करके उनको अलग किया। शाम को पंचायत बैठी। पंचों ने चौकीदारिन माई से कहा, तू ही बता माई, तू कल किधर जाना चाहती है? कृष्णा चौधरी की बेटी के ब्याह में और हरखा बाबा की पोती के ब्याह में दोनों में स्थानों का अंतर था। माई हाथ जोड़कर बोली, मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं, मेरे लिए तो सारा गांव बराबर है, जैसा पंचों का हुक्म होगा मैं उधर ही चली जाऊंगी। कृष्णा और हरखा ने अपने अपने तर्क रखे। आपसी बहस और तनातनी चली, गड़े मुर्दे जमकर उखाड़े गए। अंत में पंचों ने फैसला चौकीदारिन माई पर ही छोड़ दिया। भोर होते ही माई स्वेच्छा से जिसके भी घर जाना चाहेगी वहां उनका स्वागत होगा, पर दूसरा पक्ष उन्हें कुछ नहीं कहेगा। हां, किसी को सलाह चाहिए तो माई सबके लिए कहीं भी तैयार रहती हैं। माई के लिए इस तरह लड़ना मूर्खता से अधिक और कुछ नहीं। पंचों ने फैसले के बाद माई बिना किसी से कुछ बोले आकर सो गईं।
थका हुआ जानकर किसी ने नहीं जगाया। सुबह भोर में राधा ने देखा तो माई की चारपाई खाली थी। रामू भी उन्हें सब जगह ढूंढता रहा, पर माई नहीं मिली। अंदर माई का संदूक खुला पड़ा था, रुपए उसमें नहीं थे। कहीं हरखा, किशन या अपने बेटे बहुओं के पास तो नहीं चली गईं? सारे लोग कौतूहलवश एक दूसरे से पूछ रहे थे, माई कहां गई, माई कहां गई। सबने खूब ढूंढा, पर माई कहीं नहीं मिली। शाम तक भ्रम के बादल छट गए। माई गांव छोड़कर चली गई थी। सब कृष्णा और हरका बाबा को बुला भला कह रहे थे। मौसम में जोरदार उमस थी। हर तरफ माई की चर्चा थी। उस शाम महिलाओं को खाना नहीं भाया, और जिन्होंने भी खाया बेमन से ही खाया। तो दोस्तों, ये कहानी थी चौकीदारिन माई की, जो गांव की हमदर्द, गांव की सखी, गांव की सास सब थी। पर ऐसी परिस्थिति आने पर ऐसा कठिन निर्णय लेकर माई ने एक निष्पक्षता का उदाहरण भी कायम किया। ओके, बाय।